बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बैड डेट एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, बैड डेट एंड डाउटफुल डेट हम पढ़ने जा रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। बैड डेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स, ठीक है। डेट्स से यहाँ मुराद ये है कि डेटर, डेट्स का यहाँ मतलब क्या है? डेटर्स मतलब वो बंदे, वो लोग जिनसे आपको पैसे लेने हैं, ठीक है ना। वो पैसा जो आपने लोगों से लेना है। डेटर्स का मतलब क्या है? जो पैसा, वो पैसा जो आपने लोगों से लेना है। तो बैड डेट्स का क्या मतलब है? बैड डेट्स का मतलब ये कि वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं लेकिन किसी वजह से वो पैसे नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते। मतलब वो हमारे लिए क्या हो गए? खत्म हो गए। वो पैसा हमारे लिए क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब उनसे हम पैसे रिसीव कर ही नहीं सकते। बैड डेट्स का दोबारा बता दूं क्या मतलब है? वो पैसा जो हमें लोगों से लेना है, हमने सामान सेल किया होगा उधार पे, तो हमें लोगों से लेना होगा, वो अब बैड हो गया। मतलब हमें नहीं मिलने वाला। हम कुछ भी कर लें, हमें वो पैसा नहीं मिल सकता, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। सो ऐसा क्यों होता है कि भाई हम किसी से पैसे लेने जा रहे हैं और वो हम पैसे नहीं दे सकता? तो ये इसके तीन रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि वो क्या होगा? इंसॉल्वेंट हो गया हो। वो हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा आ गई हो और उसके पास इतने एसेट्स नहीं हो, इतने एसेट्स नहीं हो कि वो लाइबिलिटीज को क्या कर सके? सेटल कर सके, सेटल कर सके। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि भाई उसकी डेथ हो जाए, उस बंदे की क्या हो जाए? डेथ हो जाए। तो सर, जब बंदे की डेथ हो जाती है तो पीछे तो प्रॉपर्टी होती है उसकी, पीछे उसकी प्रॉपर्टी मौजूद होती है, बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी मौजूद होती है। लेकिन सम टाइम उसकी प्रॉपर्टी का अमाउंट, उसकी प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो इतनी नहीं होती कि वो लाइबिलिटीज को सेटल कर पाए। ठीक है। अमूमन हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, इसी वजह से भी मर जाते हैं कि बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ होता है, खुदकुशी कर लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि उस पर बहुत ज्यादा कर्जा हो और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह इतनी नहीं हो कि वो क्या कर सके? सारा का सारा कर्जा पे कर सके। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो आपको नहीं मिलेगा, सारा पैसा नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ अमाउंट, सारा पैसा सॉरी, आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो आपका रह जाएगा। इसी तरीके से तीसरा केस भी हो सकता है कि भाई वो परमानेंटली मुल्क छोड़ के चला जाए। जैसे हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मुल्क छोड़ के चले गए, बैठ गए लंदन के अंदर, वहां उनको मजे ज्यादा आ गए। अब जाहिर उनसे पैसे रिसीव करने हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो वो इतना आसान काम नहीं है। जो उनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है वहां से हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ पैसा ऐसा हो जो हम रिसीव नहीं कर पाए। तो अगेन मैं बता दूं, वो पैसा जो हम लोगों से नहीं ले सकते, 100% श्योर है, सर्टेन है कि हमें नहीं मिलने वाला, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? बैड डेट। तो बैड डेट की ट्रीटमेंट ये होती है अकाउंटिंग में, हम उसको राइट ऑफ कर लेते हैं। वो पैसा जो हमें लोगों से नहीं मिलने वाला, वो हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर लेते हैं। राइट ऑफ मतलब हमेशा के लिए उसको खत्म कर देते हैं। उस अकाउंट को, जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। क्या मतलब? इसकी एंट्री होती है, बैड डेट हमारे पास एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री होगी, हम बैड डेट को क्या कर देंगे? डेबिट। इसकी एंट्री होती है, बैड डेट को कर देंगे डेबिट। हमारे लिए बैड डेट क्या है? एक्सपेंस है। हमारे लिए बैड डेट क्या है? लॉस है। तो बैड डेट डेबिट होगा। जैसे रेंट डेबिट होता है, इंश्योरेंस डेबिट होती है, इसी तरीके से बैड डेट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और राइट ऑफ करने का मतलब ये है, जैसे हम कह रहे हैं ना, कोई पैसा नहीं मिलने वाला, हम राइट ऑफ कर देंगे। मतलब ये कि जिस बंदे से लेने उसका अकाउंट खत्म कर देंगे। मतलब वो हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। वो बंदा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हम ट्रेड रिसीवेबल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। मैं दोबारा बता दूं कि आपको एक बंदे से पैसे लेने थे 200 रुपीज, और वो आपको नहीं दे सकता, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो बैंक करप्ट हो गया है। कभी कभार इसकी जगह पे वर्ड यूज करता है बैंक करप्ट। इंसॉल्वेंट की जगह पे वर्ड यूज करेगा बैंक रप्ट। बैंक रप्ट का मतलब ये होता है कि क्या नाम है, उसके ऊपर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, उसने लोन वोन लिए हुए थे और उसके पास इतने एसेट्स नहीं है कि वो सारी लाइबिलिटीज सेटल कर पाए। तो जो पैसे आपने लेने थे, या तो सारे के सारे नहीं मिल पाएंगे, या कुछ मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिल पाएंगे। जो नहीं मिला वो बैड डेट हो जाएगा। तो बैड डेट क्या होगा? डेबिट। और वो जो बंदा है उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब पेपर में इसकी इंट्रीज कैसे आती है, मैं आपको जरा वो एक नजर दिखा देता हूँ कि पेपर में इसकी इंट्रीज कैसे आती हैं। लाइक ये एक सवाल है, ये थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले इजी वाले कर लें। ओके, अब देखिए ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, सॉरी, ये रहा, ये एक सवाल है। इसको जरा एक नजर देख लें। कह रहा है खालिद इज अ ट्रेडर, खालिद बिजनेसमैन है,
On 18 April 2019, he was informed that Aden कौन है, उसका कस्टमर है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल है। अच्छा, पेपर में ट्रेड रिसीवेबल को जब हमें क्रेडिट करना होता है तो उसका नाम लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल नहीं लिखते, उसकी जगह उसका नाम लिखते हैं। Aden a credit customer who owed 600, owed का मतलब ये पैसे उसने देने हैं, मतलब हमें लेने और उसने देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बैलेंस है उसका, ये उसका बैलेंस है। He had ceased trading, उसके साथ हमारे ताल्लुकात मुनक़ते हो गए, उसके साथ ताल्लुकात हमारे खत्म हो गए। एडन पेड खालिद 240 बाय चेक, एडन ने क्या किया, 240 बाय चेक दिए, 240 बाय चेक दिए। द रिमाइंडर ऑफ एडन बैलेंस वाज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल, एज इररिकवरेबल क्या मतलब है, बाकी बैलेंस हमने रिटन ऑफ कर दिया, मतलब उस ट्रेड रिसीवेबल को हमने खत्म कर दिया। अच्छा, सवाल क्या है, ए पार्ट पूछ रहा है एंट्रीज बताओ जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में बनाएंगे, इसकी एंट्रीज बताएं, हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इसकी क्या एंट्री बनाएंगे। तो सर बेटा इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे, इसमें दो एंट्रीज होती हैं। अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि इतना बैलेंस बनता है, उसने हमें चेक दिया, उसने हमें चेक दिया और बाकी अमाउंट हमने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर लिया, ऐसे सवालों में दो एंट्रीज पास की जाती है। कितनी, दो एंट्रीज। पहली एंट्री पास की जाएगी बैंक की, दूसरी एंट्री पास की जाएगी बैड डेट की। अगर खाली ये बोला होता है कि 200 लेने थे, 200 ही नहीं मिलने वाले, फिर तो बैड डेट की एंट्री होती। लेकिन अगर वो कहता है कि 600 लेने थे, 240 दे दिए, 240 दे दिए, ये पहली एंट्री है 240 वाली, पहले हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, और उसके बाद बाकी पैसे हमने राइट ऑफ कर दिए, ये दूसरी एंट्री है, इसकी एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक की एंट्री पास कर देते हैं। बेटा हमें कितने लेने थे इससे, ओ सॉरी, इसने हमें कितना का चेक दिया, कितना अमाउंट पे किया, सर 240 दिया, 240 दिया। तो 240 की क्या एंट्री होगी, हमें 240 मिला है, हमें चेक मिला है, तो हमारे पास बैंक क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा डेबिट बाय 240। और ये 240 हमें किसने दिए, ये 240 हमें एडन ने पे किए, तो मैं क्या करूंगा, एडन को क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 240 से। ये पहली एंट्री होगी, ठीक है। हम बैंक को डेबिट करेंगे बाय 240 और एडन को क्रेडिट करेंगे 240। हमें हमारे बैंक में पैसा आया है तो बैंक डेबिट, और जिस बंदे ने दिया है वो क्रेडिट, ये पहली एंट्री होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री पास करेंगे, सेकंड वाली एंट्री पास करेंगे, ये वाली एंट्री पास करेंगे। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कितने पैसे ऐसे थे जो हमें नहीं मिले, सर वो उसने नहीं बताया, तो हमें मालूम करना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि 600 हमें इससे लेने थे, 600 हमें इससे लेने थे, इसने 240 बाय चेक हमें दे दिए। इट मींस कि 360 इज द अमाउंट जो हमें नहीं मिला, 360 इज द अमाउंट जो हमें नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, 360 डेबिट करेंगे क्योंकि ये क्या है, बैड डेट है, और इसके रेफरेंस में लिखेंगे बैड डेट। और ये 360 जिसने नहीं दिया, लाइक मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम 360 लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, और यहाँ बंदे का नाम लिखेंगे। अगर उसने बंदे का नाम नहीं दिया होता तो मैं ट्रेड रिसीवेबल लिख देता। तो यहाँ अगर उस बंदे का नाम हमें पता है, ये कौन था, ये हमारे पास एडन था, तो एडन को कर देंगे क्रेडिट। पीछे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि हमें डेबिट किसको करना होता है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था जब भी हमारे पास जो पैसा हमें नहीं मिलेगा वो हम लिखेंगे और उसके रेफरेंस में देंगे बैड डेट डेबिट साइड पे, और ट्रेड रिसीवेबल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर वो आपको बंदे का नाम बता देता है तो उस बंदे का नाम लिख के उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यही एंट्रीज मैंने यहाँ बैक साइड पे की है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पे कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं। जाहिर है इस एंट्री पे 1 मार्क्स होगा, इस एंट्री पे 1 मार्क्स होगा, इस पे 1 मार्क होगा, इस पे 1 मार्क होगा, ओवरऑल कितने मार्क्स बन जाएंगे, 4 मार्क्स बन जाएंगे। सो आते हैं एक और सवाल भी कर लेते हैं इसका, एक और सवाल भी कर लेते हैं ये वाला। ये आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। इसमें आप इस वाली ट्रांजेक्शन को पढ़ें। On 15 अप्रैल 2017, उमर was advised that ऑर्नर कौन है, कस्टमर है, ऑर्नर कौन है, कस्टमर, who owed 1250, owed 1250 का मतलब ये उसको देने हैं, जाहिर बात है हमें लेने हैं, ये बैलेंस है। ये क्या शो करता है, ये बैलेंस शो करता है। सर ये बैलेंस क्यों देता है, कभी कभार टी अकाउंट बनाना होता है, अगर पेपर में सवाल आ जाए ऑर्नर का टी अकाउंट बनाओ, तो ये 1250 कहाँ आएगा, बैलेंस पीडी में आएगा, डेबिट साइड पे बैलेंस पीडी में आएगा। तो कभी कभार टी अकाउंट बनाने का सवाल भी आ जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टी अकाउंट कैसे बनेगा। वॉज बैंकरप्ट, वो हो गया बैंकरप्ट, ठीक है। बैंकरप्ट का मतलब इंसॉल्वेंट हो गया। उमर रिसीव्ड अ चेक ऑफ 500 इन फाइनल सेटलमेंट, इन फाइनल सेटलमेंट चेक रिसीव किया है। मैंने अगेन बताया ना, कभी कभार दो एंट्रीज होती हैं, तो ये चेक वाली एंट्री है, ये पहली वाली एंट्री चेक वाली एंट्री है। द बैलेंस वाज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल, बाकी जो बैलेंस था वो हमने रिटन ऑफ कर दिया। नीचे क्या कह रहा है, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री
बाय उमर टू रिकॉर्ड द बैंकरप्सी ऑफ ऑनर। इसकी क्या एंट्री करेंगे? तो अगेन इसमें दो एंट्रीज है। सबसे पहली एंट्री हमारे पास है पैसों की और दूसरी एंट्री हमारे पास है बैड डेट की। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, पैसों की एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सर उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री हमारे पास होगी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैसों की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बताएं कितने पैसे हमने रिसीव किए? सर हमने 500 रिसीव किए। तो कहाँ रिसीव किए? बैंक में रिसीव किए। तो हम लिखेंगे बैंक, हमें चेक मिला था तो हम लिखेंगे बैंक, और बैंक को डेबिट कर देंगे 500 से। ठीक है, बैंक को डेबिट कर देंगे 500 से। और ये पैसे हमें किसने दिए? ये पैसे हमें हॉर्नर ने दिए। तो हम लिखेंगे हॉर्नर, और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 500। ठीक है बेटा, ये पहली एंट्री हो गई। जो मैंने कहा आपको, पहली एंट्री हम करेंगे, चेक की एंट्री करेंगे, वो हमने कर ली। उसके बाद हम करेंगे दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, हम बैड डेट की फिगर पहले मालूम करेंगे, वो उसने नहीं दी। तो बेटा मुझे बताएं, हमें रिसीव कितने करने थे? सर 1250। 1250 में से कितने रिसीव हुए? 500। तो बाकी कितना अमाउंट ऐसा था जो हमें रिसीव नहीं हुआ? सर 750 इज द अमाउंट जो हमें रिसीव नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, 750 को यहाँ लिखेंगे और बैड डेट को कर देंगे डेबिट। 750 जाएगा बैड डेट के अकाउंट में, डेबिट साइड पे। और सर क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हमारे पास हॉर्नर का अकाउंट होगा, उसको हम 750 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये भी 4 मास का सवाल है, और आपको क्या नाम है, अराउंड, ये पहली एंट्री थी, फिर दूसरी एंट्री, फिर तीसरी एंट्री, एंड फिर चौथी एंट्री। इसमें बेसिकली दो ट्रांजेक्शन है ना, एक बैडेड ट्रांजेक्शन, एक बैंक की ट्रांजेक्शन है। अच्छा, पेपर में सवाल आता नहीं है टी अकाउंट का, लेकिन अगर टी अकाउंट का सवाल आ जाता है तो उसमें हमें क्या करना होगा, वो मैं आपको, टी अकाउंट का सवाल अगर आ जाता है तो सर, अगर वो पेपर में कहता है कि भाई हॉर्नर का टी अकाउंट बनाओ, तो वो कैसे बनेगा अगर सवाल आ जाता है? तो उस वो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। आया नहीं है पेपर में, लेकिन अगर आ जाए, पेपर में कहता है कि भाई हॉर्नर का टी अकाउंट भी बनाओ, तो क्या होगा? तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि फॉर सपोज ये हॉर्नर का टी अकाउंट है। ठीक है, ये हॉर्नर का हम टी अकाउंट बना रहे हैं। हॉर्नर कौन है? हमारा डेटर है। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं। ये हमारा कस्टमर है, इसका बैलेंस आएगा। कस्टमर है, डेटर है, एसेट है हमारे लिए, तो इसका बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। तो हम बैलेंस बीडी लिखेंगे डेबिट साइड पे। तो वो शुरू में कह रहा होता है ना कि हु ओल्ड इतना अमाउंट, बेसिकली वो पैसे हमें उससे लेने हैं। ठीक है, ओल्ड पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करूंगा कि ओल्ड का मतलब क्या होता है डिटेल में इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमें ये पैसे से लेने हैं 1250। ये हमारा एसेट है, ये हमारा बैलेंस है, तो ये डेबिट साइड पे आएगा। एसेट है तो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे तो हम ट्रांजेक्शन दो दो एंट्रीज कर रहे थे, यहाँ सिंगल एंट्री करेंगे। सिंगल एंट्री का मतलब हम ये करेंगे कि ऑनर के साथ क्या हुआ। लाइक ऑनर ने हमें 500 का चेक दिया, तो बैंक क्या हुआ था, डेबिट, और ऑनर का अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, ऑनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके 500 लिखेंगे, और रेफरेंस में लिख देंगे बैंक। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा रेफरेंस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो रेफरेंस में लिख नहीं रहा। अच्छा जी, तो हॉर्नर के अकाउंट में हम जाके क्या कर देंगे, 500 क्रेडिट कर देंगे, बैंक हो जाएगा डेबिट, ऑनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये मैंने हॉर्नर को कर दिया क्रेडिट। उसके बाद दूसरा काम क्या है, जो पैसे हमें रिसीव नहीं हुए, जिसको हमने बैड डेट कंसीडर किया, वो कितना था, 750। सर उसकी एंट्री क्या होती है, बैड डेट हो जाता है डेबिट, बैड डेट का अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट, और ऑनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हम 750 जाके लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। ये हमने दूसरी एंट्री भी कर दी, बैड डेट। इसके रेफरेंस में हम यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट। ठीक है, ये 500 उसने चेक के थ्रू दिए थे, तो रेफरेंस में बैंक आ जाएगा। ये 750 हमने माफ कर दिए, छोड़ दिए, रेफरेंस में आ जाएगा बैड डेट। और आप आखिर में इसके अकाउंट का अगर टोटल करेंगे तो इसका बैलेंस आएगा ही नहीं। दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 1250 आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास 1250 आ जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट क्या हो गया, हमारे पास क्लोज हो गया। इस तरीके से पेपर में सवाल आ सकता है कि भाई ऑनर का अकाउंट बनाओ। ठीक है, अच्छा जी। अब एक सवाल और कर लेते हैं बैड डेट का, जो थोड़ा सा टेक्निकल था। ये एक नजर देखें आप लोग। आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। कह रहा है, Anne was informed that John Lee was unable to pay his outstanding balance of 2300। ठीक है, ये जॉन ली कौन है, कस्टमर है। एन बिजनेसमैन है, और जॉन ली उसका कस्टमर है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये पैसे हमें उससे लेने थे 2300। ये क्यों देता है, कभी कभार टी अकाउंट बनाना होता है, उसके बैलेंस बीडी के लिए देता है, और कभी कभार हमें जो है वो बैड डेट या चेक की फिगर गायब कर देता है, उसको ढूंढने में हेल्प करने के लिए देता है। It was agreed that he would pay 40 cent for each dollar owed। सर ये वाली टर्म बड़ी अजीब दे दी, 40 cent for each dollar owed,
एंड ही सेंट अ चेक ऑन 26 जून 2013 इन सेटलमेंट। और उसने में क्या दिया, जितना भी अमाउंट था जो उसे देना था वो उसने दिया, मतलब जो उसने टर्म बोली इसके हिसाब से, और बाकी हमने क्या कर लिया, राइट ऑफ कर लिया। अच्छा, इसमें इशू क्या है, इसने बैंक की फिगर नहीं दी हमें, बैंक की फिगर नहीं दी, तो टेंशन भी नहीं बेटा। जहाज जब खड़ा होता है ना एयरपोर्ट पे, तो हर बिल्डिंग बड़ी नजर आती है, ठीक है, इर्जा मेरी बात सुन रहा होगा, जहाज जब एयरपोर्ट पे खड़ा होता है ना तो हर बिल्डिंग बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे ही जहाज उड़ने लगता है सारी बिल्डिंग क्या होती है, छोटी नजर आती है। तो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देनी है भाई, टेंशन लेनी नहीं है। तो मुझे बताएं, हमें 2300 का बैलेंस रिसीव करना है, ठीक है, और वो कह रहा है इट वॉज एग्रीड दैट ही वुड पे 40 सेंट फॉर ईच डॉलर ओड। के ना वो क्या चाह रहा है, बेसिकली वो ओरिजिनल अमाउंट देने के बजाय कि जो हमें दे रहा है, एक टर्म यूज कर रहा है, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल एक सवाल करता हूँ कि भाई मुझे फॉर सपोज किसी से 2000 रुपए लेने थे, सोचिएगा 2000 रुपए लेने थे। अब वो मुझे ये नहीं कहता कि मैं कितना दूंगा, उसने मुझे कहा तला मैं तुम्हें 40% चेक दे दूंगा, जितना भी मेरा अमाउंट है उसका 40% एज ए चेक दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर उससे फॉर सपोज 2000 रुपए लेने हैं और वो कह रहा है मैं 40% आपको एज अ चेक कर दूंगा, तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 40% कर दें, आपके पास आ जाएगा $800। ये वो अमाउंट है जो हमें बाय चेक दे रहा है, ये वो अमाउंट है जो हमें बाय चेक दे रहा है, ठीक है। और बाकी अमाउंट अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2000 में से 800 माइनस कर दें वो 1200 हो जाएगा। तो यहाँ भी वो क्या कर रहा है, अमाउंट नहीं बता रहा चेक का, वो क्या कह रहा है, इट वॉज एग्रीड दैट ही वुड पे 40 सेंट फॉर ईच डॉलर ओड। मतलब क्या, तला अगर मेरे पर $1 कर्जा है ना, तला मेरे ऊपर अगर $1 कर्जा है ना, तो मैं 40 पेनी पेने को तैयार हूँ, 40 पेनी या 40 सेंट। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है कि 40 सेंट जो होता है वो $1 का 40% बनता है, 40 सेंट $1 का 40% बनता है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है कि जितना भी कर्जा है मैं उसका 40% पे करने को तैयार हूं। तो अगर इस तरह की कोई भी टर्म आ जाए, 40 सेंट फॉर ईच डॉलर ओल्ड, 40 सेंट लिखा हुआ आप उसको 40% कर दें, अगर ईच डॉलर ओल्ड लिखा हुआ। अगर वो कहता है 60 सेंट फॉर ईच डॉलर ओल्ड, इट मीन 60%। अगर वो कहता है 80 सेंट फॉर ईच डॉलर ओल्ड, इट मीन 80%। सर ये कैसे आया, ये टेक्निकल हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। 40 सेंट फॉर ईच डॉलर का मतलब ये कि वो ये कहना चाह रहा है 0.4 पे करने को तैयार हूं अगर मेरे पर $1 कर्जा हो। तो अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 40% बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कन्वर्जन वगैरह नहीं सिखा रहा, इन शॉर्ट आपको टर्म बता रहा हूँ, आप ज़हन में बिठा लें। अगर वो कहे ना 40 सेंट फॉर ईच डॉलर और, इट मींस 40%, इट मींस 40%। आप लिख लें अपने पास 40%, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40%, ठीक है ना। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं पे करने को तैयार हूँ 40%, और जाहिर बात है फुल सेटलमेंट हो गई, और बाकी हमने राइट ऑफ कर लिया, तो बाकी क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना होगा, आपको बैंक की फिगर पहले फाइंड करनी पड़ेगी, 2300 इंटू 40%, ठीक है। 2300 इंटू 40%, बेटा चेक कर लें, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल पे ट्राई कर लेता हूँ। सारी दुनिया मोबाइल पे कर रही है तो हमें भी कैलकुलेशन मोबाइल पे करनी पड़ेगी। 2300 इंटू 40%, ये हो जाएगा 920। तो हम 920 लिखेंगे यहाँ पे, इसके रेफरेंस में लिखेंगे बैंक। ये सारे पास पेपर के सवाल है जो मैं करवा रहा हूँ। और 920 हम कर देंगे क्रेडिट, इसके रेफरेंस में लिखेंगे जॉन ली जो कस्टमर है, ठीक है। दूसरा काम हमें ये करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि भाई जो पैसे रिसीव नहीं हुए, जो पैसे रिसीव नहीं हुए वो क्या हो जाएंगे, बैड डेट। तो 2300 में से 920 माइनस कर लेंगे, बताएं ये अमाउंट कितना आया, ये आ जाएगा 2300 माइनस 920, ये कितना आ जाएगा, 1380, 1380। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बैड डेट हो जाएगा। तो बैड डेट अच्छी बात नहीं है, इसीलिए रेड कलर से यूज कर रहा हूँ। रेड कलर अच्छा कलर भी समझा जाता है, लेकिन अकाउंटिंग में इसको बुरा कलर समझते हैं। तो बैड डेट को डेबिट कर देंगे 1380 से, ये एक्सपेंस है, और जॉन ली को हम क्रेडिट कर देंगे 1380 से, ये हमारे पास क्या है, वो है ट्रेड रिसीवेबल, इसको क्रेडिट कर देंगे। सर इसके 3 मार्क्स हैं, आप तो 4 मार्क्स बोलते थे, तो बैंक डेबिट हो गया 1 मार्क्स, बैड डेट आपका डेबिट हो गया दूसरा मार्क्स। अच्छा, सम टाइम एग्जामिनर क्या करता है, अब तो 4 मार्क्स दे रहा है, उसको एहसास हो गया, पर ये पुराना पेपर है, कोई अराउंड 2013 का सवाल है ये जो मैं करवा रहा हूँ। तो उस जमाने में ये होता था कि वो इसको एक ही एंट्री समझता था कि जॉन ली एक बार क्रेडिट हो रहा है 920 से, फिर दोबारा क्रेडिट हो रहा है 1380 से, तो वो कहता था यार ओवरऑल 2300 से ही क्रेडिट कर दो, आंसर तो सेम आएगा। इसीलिए इस तरीके से है। तो आप कंफ्यूज वगैरह नहीं हो, आप अपने तौर से काम करें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सवाल थे पेपर में जो बैड डेट के हवाले से आए हैं।
बाकी सवाल आया नहीं है। अगर पेपर में सवाल आ जाए बेड डेट का टी अकाउंट बनाओ तो उसका आइडिया दे देता हूँ। आया नहीं है वैसे, लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए कि भाई बेड डेट का टी अकाउंट बनाओ तो वो कैसे बनता है, तो वो भी बना के बता देता हूँ कैसे बनता है। फॉर सपोज ये मैं बेड डेट का टी अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, ये बेड डेट का हमारे पास टी अकाउंट बना है। तो जितने भी बेड डेट होते हैं हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। फॉर सपोज एक कस्टमर है, उसने हमें 200 नहीं दिए, तो मैं 200 डेबिट साइड पे लिख दूंगा, यहाँ कस्टमर का नाम लिख दूंगा एबीसी। अच्छा, ये हर साल का अलग अलग बनता है। लाइक पहला साल है उसका अलग बनेगा, और जो भी इसका टोटल आएगा वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेड डेट का अकाउंट बना रहा हूँ, ये मिस्टर एबीसी उससे 200 लेने हैं, तो मैं मिस्टर एबीसी को क्रेडिट करूंगा, बेड डेट को डेबिट करूंगा। एक्स वाई जेड है, उससे मुझे 300 लेने थे, वो नहीं दे सकता, तो मैं सारा का सारा 300 जाहिर बात है राइट ऑफ कर दूंगा। तो मैं एक्स वाई जेड को कर दूंगा क्रेडिट, और हमारे पास इसको कर दूंगा डेबिट, ठीक है। ये डेबिट हो रहा है। डेबिट कैसे पता लगता है? अमाउंट किस साइड आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी बेड डेट पूरे साल में हम सारे लिखेंगे। अच्छा, पेपर में आया नहीं है तो इसलिए मैंने आपको सवाल इतना नहीं समझाया, लेकिन अगर आ जाए तो इसका तरीका ये है कि आपने बेड डेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जितने बेड डेट हमारे पास पूरे साल में हो वो डेबिट साइड पे आएंगे। अगर उसने एक साथ बताया एक साथ लिखते हैं, उसने अलग अलग करके बताया कि एबीसी से इतने नहीं मिले, एक्स वाई जेड से इतने नहीं मिले, पी क्यू आर से इतने नहीं मिले, तो आप बेड डेट को डेबिट करते जाएं, ठीक है। अच्छा, पी क्यू आर भी एक बंदा है, उससे हमें 400 रुपए नहीं मिले, तो हम 400 रुपए क्या कर देंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे। एट द एंड क्या होता है, जब हमारा साल पूरा हो जाता है तो इस अकाउंट को क्लोज किया जाता है। क्लोज करने से मुराद ये कि इसका बैलेंस नहीं निकाला जाता, बैलेंस सीधी नहीं आएगा इसका। ये एक्सपेंस का अकाउंट है, इसका बैलेंस सीधी नहीं आएगा, बल्कि जितना भी अमाउंट टोटल आएगा वो सारा इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि ये क्या है, ये एक्सपेंस है। ये कहाँ हमें शो करना होता है, इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए बकायदा एंट्री पास की जाती है। तो हम क्या करेंगे, 200 प्लस 300 प्लस 400, ये कितना हो जाएगा, 900। हम 900 यहाँ लिख देंगे, 900 यहाँ लिख देंगे, और ये जितना भी 900 है ये आपका इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस पूरे 900 को हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।